अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज असद मलिक। आई एम योर बैंकिंग इंस्ट्रक्टर और आप हमें देख रहे हैं वी ट्यूशंस के प्लेटफॉर्म से, जो कि है पाकिस्तान का फर्स्ट फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो कि आपको एक ही प्लेटफॉर्म से देता है आपके कोर्स से रिलेटेड तमाम नोट्स, फ्री पीपीटी प्रेजेंटेशंस, आपके बुक के तमाम क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस और पास पेपर के तमाम सॉल्यूशंस एक ही प्लेटफॉर्म से। इवन आपके क्विज़ेस भी, जो कि आपके एग्जाम में आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। और आप हमें अगर हमारे नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं, पास पेपर सॉल्यूशंस देखना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कीजिए, डेट इज www.btutions.com, जहां पर आप साइन अप करके तमाम नोट्स को फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। ओके जी, तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो होगा हमारा चैप्टर 2, दैट इज बैंकिंग सिस्टम एंड इट्स काइंड्स। कि बैंकिंग सिस्टम जो है उसके कितने काइंड्स है, बैंकिंग कितनी किस्म की होती है, कितने किस्म के बैंक्स हैं और उनके फंक्शंस क्या हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर 1 में डिस्कस किया था कि बैंकिंग की क्या हिस्ट्री है, बैंकिंग किस तरीके से वजूद में आई और किन किन लोगों का जो है बैंकिंग में इन्वॉल्वमेंट था। वो आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक मौजूद होगा उसका, वहां पे आप जाकर उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि वो जो चैप्टर है वो एमसीक्यूज के लिहाज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उससे आपके पेपर में काफी ज्यादा एमसीक्यूज आ सकते हैं और सवाल भी आ सकता है। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले हम आपके साथ एक पीपीटी शेयर कर लेते हैं, ताकि आपके लिए इजी हो जाए कि हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। ओके जी, लेट्स शेयर इट। ओके जी, जैसे कि मैंने आपसे अर्ज किया कि आपके चैप्टर का नाम है बैंकिंग सिस्टम एंड काइंड्स। आज हम इस टॉपिक में जिन चीजों को कवर करेंगे वो काइंड्स ऑफ बैंक्स होगा और उसके फंक्शंस। इन दो चीजों को हम कवर करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन से फंक्शंस होते हैं इन बैंक्स के। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो कोशिश कीजिएगा वीडियो का एंड तक देखिएगा और कोई भी चीज मिस ना हो, ताकि बाद में आपके जब आप याद करने बैठे हैं, आप इससे याद करें या किसी भी नोट से याद करें, जब आप मेरे ये लेक्चर को सुनेंगे तो उस टाइम पे जब आप याद करने बैठेंगे तो आपको बहुत सी चीजें हेल्प आउट होगी और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ जाएगी टॉपिक को लेकर। ठीक है जी, तो स्क्रीन कर लेते हैं। काइंड्स ऑफ बैंक्स जो है वो सबसे पहले कौन से है, हमारे पास जो पहला है वो है कमर्शियल बैंक, दूसरा है सेंट्रल बैंक, थर्ड वन इज इंडस्ट्रियल बैंक, फोर्थ वन इज एग्रीकल्चर बैंक, फिफ्थ वन इज सेविंग्स बैंक, सिक्स वन इज एक्सचेंज बैंक एंड सेवेंथ वन इज मोर्टगेज बैंक। ये 7 किस्म के बैंक्स हैं, इसके अलावा और भी होते हैं, लेकिन ये 7 जो है ये मेजर इसके काइंड्स ऑफ बैंक्स हैं। और ज्यादातर इन्हीं के बारे में अगर आपको बताऊंगा तो आपको ओवरऑल और भी किसी बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही बैंक्स जो है वो एक्स्ट्रा फंक्शन इन्हीं के अंदर हो रहे होते हैं। मतलब कि एक ही बैंक मल्टीपल फंक्शंस को जब परफॉर्म कर रहा होता है तो वो बहुत सी चीजों को कवर कर लेता है। ठीक है, तो एक-एक करके सबको समझते हैं और बताते हैं कि हर एक बैंक की क्या ख़ुसूसियत है और वो दूसरे बैंक से क्यों डिफरेंट है। पहला बैंक है हमारे पास कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक जो है बहुत ही, जो आपके आस-पास जो बैंक्स हैं, इसकी बड़ी एक इसको समझना बड़ा ही ईज़ी है कि जो आप जहाँ पर कहीं पर भी आपके एरिया में कोई भी बैंक्स हैं, जब आप वहाँ जाते हैं, आप वहाँ जाके पैसे जमा करवाते हैं, ठीक है? वो बैंक जो है आपसे डिपॉज़िट लेता है, आपसे पैसे लेता है, ठीक है? और क्या करता है कि उन्हीं पैसों को वो रीइन्वेस्ट करता है किस किस फ़ॉर्म में? लोन्स की फ़ॉर्म में। वो लोन आम जनरल पब्लिक को दे, कंपनीज़ को दे, इंडस्ट्रीज़ को दे, इवन कंट्री को भी दे। तो वो क्या कर रहा होता है, वो जो रीइन्वेस्ट कर रहा होता है आप ही के पैसे को, जो लोन्स के फॉर्म में। इससे क्या होता है, कंपनी जो बैंक्स है वो प्रॉफिट जनरेट कर रही होती है। जब वो प्रॉफिट जनरेट करती है तो जो आपने पैसे उनके डिपॉज़िट करवाए होते हैं, उससे वो क्या करती है कि इंटरेस्ट आपको देती है। मतलब आपके साथ प्रॉफिट शेयर करती है वो। तो वो जो प्रॉफिट है जो है आपके साथ जो शेयर कर रही है वो आपके साथ पहले से डिसाइडेड होता है, जिसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं, या आसान अल्फाज में हम उसको उर्दू में बोलेंगे सूद। जो सूद जो आपको वो देती है, जो इंटरेस्ट रेट होता है वो पहले डिसाइडेड होता है कि आप जब भी अगर कभी गए हो अपने बड़ों के साथ या फिर आप कभी खुद भी गए हो, तो वहां जाके आप उनसे पूछते हैं कि क्या प्रॉफिट रेट चल रहा है या क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है, तो वो आपको बताते हैं स्पेसिफिक 5% चल रहा है, 6% चल रहा है, 10%, 12%।
तो इस तरीके से टाइम बाय टाइम जो है अलग अलग जो है कंट्री के या जो भी कंट्री का उस टाइम पे रेट चल रहा है, जो बैंकिंग का जो जो भी उस टाइम पे अपडेटेड रेट होगा वो आपको बता देगा। कुछ लोगों के हर बंदे का अलग अलग रेट हुआ होगा जो उस टाइम पे आया होगा। मतलब अब फॉर एग्जांपल 2023 में हो सकता है कि शुरू के फर्स्ट 6 मंथ्स में रेट जो है वो 15% हो, अच्छा रेट चल रहा हो। और जो अगले जो 6 मंथ्स आएंगे उसमें हो सकता है कि वो नीचे हो जाए 14%, और उस समय किसी ने जाके पैसे डिपॉजिट करवाए तो वो 14% के ऊपर उसको इंटरेस्ट के ऊपर जो भी इसका फायदा होगा, जो भी इसका प्रॉफिट होगा वो उसको मिलेगा। इस तरीके से प्रॉफिट बढ़ भी वो इंटरेस्ट रेट जो वो बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये जो बैंकिंग सिस्टम है इस तरीके से चल रहा होता है। और भी वो क्या कर रहा होता है शॉर्ट टर्म, बेसिकली जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं ये शॉर्ट टर्म लोन्स देते हैं। मतलब जब भी कोई भी लोन जो है वो कुछ स्पेसिफिक छोटे टाइम के लिए जब आपको लोन दिए जाते हैं तो उनको शॉर्ट टर्म लोन बोलते हैं। शॉर्ट वर्क से समझ जाए कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो लोन दिए जाते हैं, उधार दिया जाता है, बैंक जो देते हैं वो शॉर्ट टर्म लोन्स उसको कहा जाता है। बैंक्स और क्या चीजें कर रही होती है, आपको चेक्स प्रोवाइड कर रही होती है, चेक्स की जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड कर रही होती है, ये और फाइनेंशियल सर्विसेज होती है, ये जरूरी है। ठीक है। तो सिर्फ पैसों की लेन देन ही चेक के जरिए आप अपनी पेमेंट्स कर रहे होते हैं। बहुत से लोगों को आप किसी को कैश देने की नहीं जरूर, कैश नहीं देना चाह रहे तो आप उसको चेक बना के दे देते हैं क्योंकि ये सेफ होता है। लोन्स दे रहे हैं, ठीक है, वो तो मैंने आपको समझा दिया। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज उसको बोलते हैं कि जब कोई आप ये चेक की तरह ही होता है कि आप इसके ऊपर रिटन एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर आप लिखते हैं किस फॉर एग्जांपल आपने एक बंदे के साथ कोई डीलिंग हुई है आपकी किसी प्रोजेक्ट को लेके या किसी प्रोडक्ट को लेके कि, और उसके बाद उसकी जो पेमेंट है वो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद होनी है। मतलब कि आज आज वो काम हो रहा है लेकिन उसकी जो पेमेंट है वो आज से 90 दिन बाद या 100 दिन बाद या मतलब 2-3 महीने के बाद आप उसको पेमेंट करना चाह रहे हैं। तो आप एडवांस में उसको बिल ऑफ एक्सचेंज बना के देंगे जो कि वो बैंक में जमा कराएगा और उसको उस स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो पेमेंट उसको मिल जाएगी जब वो शो कराएगा बैंक में कि ये मुझे इतने दिनों के बाद मुझे पेमेंट मिलनी थी। ये देखिए इस फलां बंदे का साइन है, ये है, वो है, तो ये मुझे मेरी पेमेंट अब चाहिए। ठीक है, तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? लेटर ऑफ क्रेडिट होता है कि जब बैंक जो है एज अ मिडल मैन काम कर रहा होता है, ये ज्यादातर जो है ये इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन पे हो रहा होता है कि जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, आप जो है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो वहां के लोगों से डायरेक्ट डीलिंग करना इज नॉट सिक्योर। तो आप बीच में बैंक को इन्वॉल्व करते हैं और ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं कि शायद वो आप उसको प्रोडक्ट भेज दें तो बाद में वो आपको पेमेंट करे ना करे। तो जब आप बैंक को इन्वॉल्व करेंगे तो बैंक बीच में एक लेटर ऑफ क्रेडिट बनाता है जिसके अंदर ये लिखा हुआ होता है रिटन कि जब जो बंदा है, जो इम्पोर्टर है, जो आपको प्रोडक्ट जब भेजेगा तो उसके बाद जो है आपने उसको पेमेंट कब करनी होगी, जब आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो वो ये बैंक का काम होगा कि आपसे पेमेंट लेके जैसे आपको प्रोडक्ट मिला तो उसने बैंक ने यहाँ से उस बंदे को इम्पोर्टर को पेमेंट कर दी कि ठीक है भाई तुम्हारा प्रोडक्ट जो है इस बंदे को मिल गया है और ये बंदा सेटिस्फाइड है, जो भी प्रोडक्ट था वो ठीक है और ये सेटिस्फाइड है, अब मैं तुम्हें तुम्हारी पेमेंट दे देता हूँ। तो इस तरीके से क्या होता है, ये सिक्योर होता है और जो दो पार्टीज होती है वो एक दूसरे पे ट्रस्ट कर सकती है। क्यों? क्योंकि बीच में बैंक आ जाता है। अगर बीच में बैंक नहीं होगा तो वो जाहिर सी बात है वो प्रोडक्ट लेके गायब हो जाएगा, आप उसको कहाँ ढूंढते फिरेंगे। ठीक है, क्योंकि वो दूसरे मुल्क में होगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे लेटर ऑफ क्रेडिट आ जाता है। तो इट मीन्स की अभी बैंक तो बहुत अच्छी फैसिलिटी दे रही है, सर्विस, फाइनेंशियल सर्विस दे रही है। ट्रांसफरिंग ऑफ मनी मतलब कि आपने यहाँ से दूसरे बैंक में पैसे डलवाने हैं, जो जिस तरीके से जो भी ट्रांसफर ऑफ मनी का जो भी प्रोसेस है, ठीक है, विद इन कंट्री, विद इन जो भी आप इंटरनेशनली पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, आपने वहां पैसे भिजवाने हैं, वहां से यहाँ पे पैसे मंगवाने हैं, तो ये सारी चीजें कौन कर रहा है? कमर्शियल बैंक्स कर रहे हैं। शेड्यूल्ड बैंक्स कौन होते हैं? शेड्यूल्ड बैंक्स वो होते हैं जो कि सेंट्रल बैंक से रजिस्टर्ड होते हैं और सेंट्रल बैंक जो है उनके फंक्शन उन बैंक्स के मतलब सेंट्रल बैंक के अंडर जो बैंक्स होते हैं जो उनसे रजिस्टर्ड होते हैं वो सारे शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं। सेंट्रल बैंक क्या होता है वो मैं आपको आगे समझाता हूँ। तो स्केड्यूल्ड बैंक बस आप ये समझ लीजिए कि वो बैंक है जो कि सेंट्रल बैंक से रजिस्टर्ड है और सेंट्रल बैंक उनको लुक आफ्टर कर रहा है, उनके टेक केयर कर रहा है। तो वो स्केड्यूल्ड बैंक है और ये ट्रस्ट वर्दी बैंक्स होते हैं, आप इन पे बिलीव कर सकते हैं अंदर ब्लाइंडली। ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट इनको देख रही है, इनके सारे फंक्शन, इनके सारी ट्रांजेक्शन जो है गवर्नमेंट के आंखों के नीचे हो रही है।
नेशनल और फॉरेन बैंक्स ये हो सकता है कि आपके पाकिस्तान के खुद के बैंक्स हो, और हो सकता है कि इंटरनेशनल बैंक्स की ब्रांचेस जो है वो आपके मुल्क में हो, क्योंकि बहुत से बैंक्स ऐसे भी हैं जो कि पाकिस्तान के नहीं है, लेकिन वो आपके पाकिस्तान में वो ऑपरेट हो रहे हैं। जैसे कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की बात करें, वो यहाँ का नहीं है, पाकिस्तान का नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तान में इसकी ब्रांचेस मौजूद है। तो इस तरीके से ये मैटर नहीं करता है कि वो नेशनल है या फॉरेन बैंक्स है, लेकिन आपके मुल्क में है और वो कमर्शियल बैंक्स की एक्टिविटीज, उसके फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, तो वो कमर्शियल बैंक में आएगा। इसकी कुछ एग्जांपल्स है यूपीएल, मतलब कि यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, एचपीएल हबीब बैंक लिमिटेड, एमसीबी मुस्लिम कमर्शियल बैंक। ये कुछ बैंक्स है। एपीएल जो है वो अलाइड बैंक को बोलते हैं, एनबीबी मतलब नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। ये सब कुछ एग्जांपल्स है कमर्शियल बैंक्स की। दूसरा आ जाता है हमारे पास सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या होता है? ये सारे बैंक्स का हेड होता है ये। और इसको बोला जाता है बैंकर्स बैंक, मतलब कि जो सारे बैंक्स हैं उनका भी एक बैंक होता है। जैसे हमारा एक बैंक होगा, हमारा अकाउंट एक बैंक में होगा, स्पेसिफिक अकाउंट में, तो इस तरीके से उस बैंक का भी अकाउंट जो है एक उससे भी ऊपर वाले बैंक में होगा, जो कि होगा सेंट्रल बैंक, जो कि एक मुल्क का, जो कि उसको ऑन कौन कर रहा होता है? गवर्नमेंट। जो भी उसकी स्पेसिफिक जो भी आपकी कंट्री होगी, उसका एक सेंट्रल बैंक होगा, और उसको वो गवर्नमेंट ऑन कर रही होगी, और उसके अंडर जो भी कंट्री में जितने भी बैंक्स हैं वो उससे रजिस्टर्ड होंगे। उनके अंदर जो भी एक्टिविटीज हो रही होंगी, जो भी फंक्शंस हो रहे होंगे, वो सारे के सारे कौन देख रहा होगा? सेंट्रल बैंक। ये क्या करता है कि ये उनको सर्विसेज प्रोवाइड करता है सारे बैंक्स को। क्या होता है कि जो बैंक्स होते हैं ना, वो अपने सारे पैसे अपने बैंक में नहीं रखते हैं, उनको कुछ अमाउंट जो है एज अ सिक्योरिटी जो है, सेंट्रल बैंक जो भी सेंट्रल बैंक होगा कंट्री का, वहां पे कुछ स्पेसिफिक अमाउंट जो है वहां पर रखवानी पड़ती है एज अ सिक्योरिटी, ताकि कल को अगर ये बैंक कोई आगे पीछे हो जाए, तो जो पब्लिक का जो पैसा है वो उनको कुछ ना कुछ उनका कवरेज किया जा सके। ये फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए किया जाता है। ठीक है, इससे ये होता है कि एक सेफ्टी हो जाती है, और बैंक जो है वो एक ट्रस्टवर्दी रहते हैं। ठीक है, उसके बाद है ये जो बैंक्स होते हैं, ये क्या करते हैं? जो भी आप करेंसी नोट आप जो भी इस्तेमाल करते हैं, जो भी आपके नोट है, ठीक है, वो कहाँ से बन रहे होते हैं? वो कौन बना रहा होता है? सेंट्रल बैंक बना रहा होता है। कि जब नोट चेंज हो जाएगा, या दिन ब दिन अगर करेंसी नोट बनाने हैं, जरूरत है, ठीक है, वापस लेने हैं, नया नोट आ गया है, ठीक है, तो ये सारी चीजें सेंट्रल बैंक देख रहा होगा। ठीक है, आपके नोट की क्या वैल्यू है इंटरनेशनली, ठीक है, आपके मुल्क की क्या इकोनॉमिकल कंडीशन है, क्या आपकी इमेज है, ये सारी की सारी चीजें कौन देख रहा होगा? सेंट्रल बैंक देख रहा होगा। और हमारे मुल्क का सेंट्रल बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ये आपको एमसीक्यूज में आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका सेंट्रल बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। थर्ड वन है इंडस्ट्रियल बैंक। नाम से ही समझ में आ रहा है, आगे के जितने भी बैंक होंगे उसके आप नाम से ही समझ सकते हैं कि वो किस किस स्पेसिफिक फील्ड को उसको आपको समझा रहे हैं कि वो किस फील्ड से है। ठीक है, उसके नाम से ही समझ में आ जाएगा आपको। इंडस्ट्रियल बैंक मीन्स इट मीन्स कि इंडस्ट्रीज को कैटर कर रहा होता है, कि जो भी इंडस्ट्रीज के लोग हैं, ये बेसिकली क्या हो रहा है? बैंक्स का मेन काम ही होता है लोन्स देना। तो ये उनको लोन्स दे रहा होता है, जो इंडस्ट्री के लोग हैं। ये जो इंडस्ट्रीज के जो लोग होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, उनको लोन जो होता है बहुत बड़ी अमाउंट में चाहिए होता है। और जब वो लोन बड़ी अमाउंट में होता है, तो वो जल्दी जो है वो वापस नहीं दिया जा सकता। इट मीन्स कि उनको टाइम चाहिए। तो इट मीन्स कि ये कौन से होते हैं? लॉन्ग टर्म लोन्स। ठीक है, इनकी जो वैलिडिटी होगी वो 15 to 30 ईयर्स या उससे भी ज्यादा कुछ टाइम हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ लोन। ठीक है, ये इंडस्ट्रीज को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए बनाए जाते हैं बैंक। और ये सिर्फ बैंक जो होते हैं, ये सिर्फ आपको पैसे ही नहीं प्रोवाइड करते, आपको लोन्स ही नहीं देते, बल्कि ये आपके पूरे बिजनेस, जो भी इंडस्ट्रियल सिस्टम चल रहा होगा, उसके अंदर आपकी इन्वॉल्वमेंट भी इनकी पूरी पूरी होगी। ये आपको साथ साथ में आपको कंसल्टेशन भी दे रहे होते हैं, आपको बेस्ट पॉसिबल प्लान्स भी दे रहे होते हैं, कि अगर आप इस तरीके से ये परफॉर्म करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, या किस तरीके से आप अपनी इंडस्ट्री को जो है वो डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि इंडस्ट्री का एक मुल्क के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जितनी इंडस्ट्रीज, जितनी कंपनीज ग्रो करेंगी, डेवलप होंगी, उतना हमारे मुल्क की इकोनॉमी में फायदा होगा, और उतनी हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करेगा। तो इस तरीके से, इसलिए ये जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ये काफी ज्यादा हेल्प आउट करते हैं इंडस्ट्रीज को ग्रो करने में। ये अलग से इंस्टीट्यूट्स होते हैं, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये पाकिस्तान में है, जो कि बेसिकली स्पेशली इंडस्ट्रीज को कैटर कर रहे हैं, उनको हेल्प आउट करने में, ग्रोथ में।
फोर्थ वन इज एग्रीकल्चरल बैंक। एग्रीकल्चर वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो है किसको कैटर कर रहे होंगे, कौन सी फील्ड को, जो कि लैंड से, एग्रीकल्चर से, फार्मर लैंडलॉर्ड्स जो है इनको जो है वो कैटर कर रहा होता है, इन लोगों को लोन दे रहा होता है, इनको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है, ताकि जो भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हैं वो अच्छे से परफॉर्म कर सके। क्योंकि हमारी जो कंट्री में आपको पता है कि एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा पार्ट है और बहुत ज्यादा इकोनॉमी में उनका एक रोल है। तो इसकी वजह से उनके लिए स्पेशली एक बैंक बनाया गया ताकि वो उनको उनकी हेल्प कर सके, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर उनको कल को किसी भी लोन की जरूरत पड़े, पैसों की जरूरत पड़े, तो उनके लिए कोई स्पेसिफिक बैंक्स हो जो कि उनको हेल्प कर सके। तो इनको एग्रीकल्चर बैंक बोलते हैं। ये शॉर्ट टर्म भी लोन देते हैं और लॉन्ग टर्म भी देते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आगे अगले बंदे की नीड क्या है। अगर एक फार्मर है, ठीक है, उसने लॉन्ग टर्म लोन लेना है, ठीक है, तो वो अब वहां पे जाएगा, वो बताएगा कि मुझे स्पेसिफिक जमीन खरीदनी है, मुझे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, या ये जमीन है, इस पे मुझे कुछ ऐसा करना है कि ये जो है ये लॉन्ग टर्म तक जो है मुझे फायदा दे। तो उसके लिए आपको बड़ी अमाउंट चाहिए होगी। उसके लिए आपको ऐसा होना है कि आप जब उसको पैसे वापस करें तो वो आपको कुछ टाइम दे। तो लॉन्ग टर्म लोन का मैंने आपको बताया पीरियड जो होता है वो 15 to 30 या ऑनवर्ड जो है ये पीरियड होता है। मींस कि वो आराम से, जो फार्मर है, अगर उसकी चीजें स्टेबिलिटी से चल रही है, फायदा हो रहा है, तो वो उसको लोन को लॉन्ग टर्म बेसिस पे ले लेगा। दूसरा है, अगर शॉर्ट टर्म लोन चाहिए उसको, तो शॉर्ट टर्म लोन जो होता है वो शॉर्ट अमाउंट होती है, स्मॉल स्मॉल अमाउंट होती है, जो कि बेसिकली किस किस चीज, किस बेसिस के लिए ले सकता है, किस पर्पस के लिए ले सकता है, कि अगर उसने कोई मशीन खरीदनी, कोई ट्रैक्टर खरीदना है, कोई फर्टिलाइजर खरीदना है, कोई सीड्स वगैरह लेने हैं आपने, जो भी उसने उगाने हैं, ठीक है, लेबर एक्सपेंसेस नहीं पूरे हो पा रहे, तो वो उसके लिए वो लोन लेके जो है उनके लेबर एक्सपेंसेस को पूरा कर ले। वाटर सप्लाई जो है, अगर कोई पानी की सप्लाई के लिए उसको पैसे चाहिए कि वो पानी का सिस्टम कुछ जनरेट कर सके अपनी फसल के लिए, ठीक है, टैक्सेस, इस तरह की छोटी मोटी चीजें जो कि जरूरी हैं, लेकिन उसके लिए बड़ी अमाउंट या बहुत लॉन्ग टर्म टाइम लेने की जरूरत नहीं है। वो शॉर्ट टाइम के अंदर वो पेमेंट बनाकर वो अपनी पेमेंट को, जो लोन्स है उसकी पेमेंट को अदा कर सकता है, तो इसलिए इनको शॉर्ट टर्म लोन्स कहा जाता है। उसके बाद है हमारे पास सेविंग्स। सेविंग्स बैंक्स क्या होते हैं, सेविंग्स नाम से समझ में आ जाता है कि ये क्या होता था, ये पहले अलग से बैंक्स बनाए जाते थे जो बेसिकली पर्सनल सेविंग्स के लिए बैंक्स होते थे। लेकिन बाद में ये कमर्शियल बैंक्स का हिस्सा बन गया, क्योंकि कमर्शियल बैंक भी तो वही एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, वही फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है कि आपके पैसों को डिपॉजिट, आप जो डिपॉजिट करते हैं वो उनको सेव करता है, और इन रिटर्न आपको जो है इंटरेस्ट की शक्ल पे आपको प्रॉफिट और बेनिफिट दे रहा है फ्यूचर। तो इस तरीके से इसका भी यही काम है कि आप उसको अमाउंट अपनी सेविंग्स जमा कराते हैं। अगर आपकी कोई सैलरी है, आपके पास कोई फिक्स अमाउंट है, आप जो है वहां जाके स्मॉल अमाउंट जो है जाके डिपॉजिट करवाते हैं, वो एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद आपको जो है आपको प्रॉफिट देता है। तो ये जो है ये सेविंग बैंक्स की जो एक्टिविटीज है ये ज्यादातर कमर्शियल बैंक्स ही परफॉर्म करते हैं। अब इनकी कोई अलग से कोई सेविंग बैंक्स नहीं है। या इसको आप ये भी बोल सकते हैं कि जैसे जो इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह होती हैं वो भी इसके अंदर आ सकती हैं, क्योंकि वो अलग से बैंक्स, क्योंकि वो बैंक्स की तरह ही होता है ना, वो इंस्टीट्यूशन जो है वो बैंक वाली एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसके अंदर भी इस तरीके से ट्रांजेक्शन हो रही होती हैं जो बैंक में हो रही होती हैं। और बहुत से ऐसे इंश्योरेंस कंपनीज है जो कि बैंक के साथ कनेक्टेड है, और बैंक्स में अगर आप जाएँ तो वहाँ पर वो पॉलिसीज़ लेके बैठे हुए होते हैं और आपको समझा रहे होते हैं, आप इतने पैसे जमा करवाएँ, आपको ये फ्यूचर में बेनिफिट होगा, आपको इतना इंटरेस्ट, इतना प्रॉफिट इतने स्पेसिफिक पीरियड के बाद मिलेगा। तो इट मीन्स कि वो सारी चीज़ें जो है सेविंग बैंक्स कर रहे होते हैं अलग से भी, और कमर्शियल बैंक्स भी उसके साथ कर रहे होते हैं। ठीक है? तो इट मीन्स के दोनों सेम ही हैं। उनके जो फंक्शंस है वो सेम है, लेकिन डिपेंड, अगर वो अच्छे लेवल पे, बड़े लेवल पे कर रहा है तो वो कमर्शियल बैंक्स कर रहे होंगे, ठीक है। अगर वो छोटे लेवल पे कर रहा होगा कंपैरेटिवली, तो फिर वो अलग से कोई इंस्टीट्यूशन होगा। ओके। तो उसके बाद है हमारे पास एक्सचेंज बैंक्स। एक्सचेंज बैंक्स बेसिकली क्या कर रहा होता है कि ये जो फॉरेन एक्सचेंज होता है, जो भी इंपोर्टर्स जो होते हैं, जब उनकी पेमेंट्स वगैरह को देखना, ठीक है, जो भी बाय एंड सेलिंग हो रही है, ठीक है, इंटरनेशनली करेंसी की, ठीक है, इस अगर आपको कोई, अगर आप बाहर से आते हैं, ठीक है, या इवन एयरपोर्ट्स पे भी आपने देखा होगा कि करेंसी मनी चेंजर वाले बैठे हुए होते हैं, छोटे-छोटे बैंक्स बने हुए होते हैं, काउंटर्स बने होते हैं, वहां जाके आप अपनी पाकिस्तानी रुपी देते हैं, और जहां जिस मुल्क में आप जा रहे हैं वहां की करेंसी आप उनसे एक्सचेंज करवा लेते हैं, और वहां जाके वो करेंसी इस्तेमाल करते हैं, और फिर जब वापसी आते हैं इस तरीके से वही करेंसी उनको देते हैं और अपनी पाकिस्तानी रुपी ले लेते हैं। तो ये जो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही है, कौन कर रही है? एक्सचेंज बैंक्स होते हैं।
ये कमर्शियल बैंक्स भी कर रहे होते हैं, लेकिन कमर्शियल बैंक्स हर जगह पे मौजूद नहीं होते हैं, वो हर जगह नहीं कर रहे होते हैं। तो ये जो मनी चेंजर्स होते हैं, ये छोटे-छोटे स्केल्स पे छोटे-छोटे, आपने देखा होगा पूरी मार्केट होती है इनकी, ठीक है? और वहाँ जाकर आप ये अलग-अलग अलग रेट्स पे दे रहे होते हैं। बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है इनके आपस में, जो रेट्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो रेट जो है कम से कम रेट्स दें, और ताकि मतलब अच्छा रेट दें। ठीक है? और अच्छा रेट देंगे तो आप उसी बंदे के पास जाकर अपने एक्सचेंज करवाएँगे अपनी मनी को, ताकि आपको कंपैरेटिवली दूसरे बंदे से आपको फ़ायदा हो। तो ये कॉम्पिटिशन बड़ा यहाँ पे हाई होता है आपस में एक-दूसरे के साथ। ये जो होता है, ये सेंट्रल बैंक के लिहाज से इनका जो एक्सचेंज होता है तो वो डिफरेंट होता है। जो एक इंटरनेशनली जो एक अमाउंट है वो अलग होगी, इसका जो रेट होता है, और ये कंपैरेटिवली उससे अच्छा आपको रेट देते हैं, ताकि आप जो है, जो आपके पास करेंसी है, आप जो है उसको एक्सचेंज करवाएँ, क्योंकि जितना आप इनसे एक्सचेंज करवाएँगे उनका ही बेनिफिट होगा इस बैंक में। ठीक है जी? उसके बाद जो लास्ट है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बैंक्स होते हैं, ठीक है? और इनको मॉर्टगेज बैंक बोला जाता है। और ये क्या करते हैं, ये फाइनेंस कर रहे होते हैं किसको? एग्रीकल्चर पीपल को कर रहे होते हैं। जो जो जिनका ताल्लुक एग्रीकल्चर से होता है, ये उन्हीं को कर रहे होते हैं। एग्रीकल्चर बैंक भी कर रहे होते हैं, लेकिन ये जो बैंक होते हैं, इनमें से डिफरेंस ये होता है कि ये आपको लोन सिर्फ इंटरेस्ट रेट पे नहीं दे रहे होते, ये आपसे इन रिटर्न कोई चीज़ गिरवी रख रहे होते हैं। मॉर्टगेज का दूसरा नाम होता है गिरवी, ठीक है? ये आपसे क्या कर रहे होंगे, अगर आपने कोई लोन लेना है, ठीक है? तो ये आपको कहेगा कि कोई ज़मीन गिरवी रखवाओ, ठीक है? और उसके बदले में जो है, उसकी जो अमाउंट है, वो उतनी मैं तुम्हें दे दूँगा। अगर आपके पास ज़मीन है, 1 करोड़ रुपए की ज़मीन है आपके पास, और आपको नीड है 40 लाख रुपए की, तो वो क्या करेगा, वो 1 करोड़ रुपए की आपने उससे ज़मीन रखवाई, इन रिटर्न आप 1 करोड़ के अंदर-अंदर जितने की आपकी ज़मीन की वैल्यू है, उतनी-उतनी उतना-उतना उससे लोन ले सकते हैं। अब आप 40 लाख लें, 50 लाख लें, 60 लाख लें, 70 लाख लें या 1 करोड़ लें, वो आपको उतना लोन दे देगा जितनी आपकी ज़मीन की वैल्यू होगी। कल को अगर आप अपने लोन अदा नहीं कर पाते, आप ड्यू टू एनी रीज़न आपके पास पैसे पूरे नहीं हो पाते, तो क्या करेगा, वो जो बैंक होगा, वो आपकी ज़मीन को अपने कब्ज़े में ले लेगा, और वो ज़मीन जो होगी वो किसकी हो जाएगी? उस बैंक की हो जाएगी। तो इससे बैंक को ये फ़ायदा होता है कि बहुत से लोग जो होते हैं वो कर्ज़ में डूब जाते हैं, और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है फिर वो बैंक के कब्ज़े में आ जाती हैं। और शायद वो जो है, 1 करोड़ की ज़मीन हो, आपने 60 लाख रुपया लिया हो, तो वो जो 40 लाख है, वो आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ते-बढ़ते आपका जो इंटरेस्ट रेट है, वो साथ में बढ़ता जाता है, और एट द एंड बैंक को फ़ायदा हो जाता है। वो आप करोड़ तक पहुँच जाते हैं, और एट द एंड आप कहते हो चलो ठीक है यार, मैं कहाँ से पैसे अरेंज करूँ, और लोग जो अपनी प्रॉपर्टीज़ तक जो है इस तरीके से बैंक को दे देते हैं। ये जो होता है कि ये शॉर्ट बेसिस पे भी हो सकता है, मीडियम बेसिस पे भी, और लॉन्ग टर्म बेसिस पे भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपने अमाउंट कितनी आपने वहाँ से बैंक से लेनी है। तो कभी-कभार ये भी होता है कि आप जो है कुछ अमाउंट ये तो था कि गिरवी रखवा लिया, अगर गिरवी नहीं भी रखवाया तो आप अपनी ज़मीन बेच के उनको जो है अपनी अमाउंट पूरी कर सकते हैं। कि अगर आपके पास पैसे नहीं थे, आपने बोला यार मेरे पास पैसे नहीं है पूरा आपकी अमाउंट देने के लिए, तो आप मेरे पास ये ज़मीन है, मेरा ये घर है, ये आप रख लें। ये जितनी इसकी जो भी जितनी भी अमाउंट लगती है, आप उसको बेच के अपनी अमाउंट रख लें, बाकी अमाउंट मुझे वापस कर दें। तो ये इस तरीके से भी ये बैंक जो है, ये इस तरीके से एक्टिविटीज़ को परफ़ॉर्म कर रहा होता है। ये कमर्शियल बैंक्स भी कर रहे होते हैं ज़्यादातर, ठीक है? इसके अलावा और भी कुछ सेक्टर्स होते हैं, जो बैंकिंग सेक्टर्स होते हैं, जो इसको देख रहे होते हैं। ये कमर्शियल बैंक्स इसलिए लोग ज़्यादा इनसे करवाते हैं क्योंकि ये ट्रस्टवर्दी होते हैं, ये स्केड्यूल्ड होते हैं। ये क्योंकि ये रजिस्टर्ड होते हैं सेंट्रल बैंक के साथ, तो लोग कोशिश करते हैं कि अगर कुछ मॉर्टगेज वगैरह का जो भी एक्टिविटी लेना-देना करना है, तो ये किसी ट्रस्टवर्दी किसी अच्छे बैंक के साथ करें। ठीक है जी? तो ये तो था काइंड्स ऑफ बैंक्स और उनके फंक्शंस। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान और बहुत ही अच्छा टॉपिक और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको कुछ भी अगर समझ में नहीं आया है, कुछ ऐड करना चाहते हैं या कुछ और डिटेल में जानना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक स्क्रीन पे मौजूद है। आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी में हमें जॉइन कीजिए। वहाँ पे जाके आप अपने कॉमर्स ग्रुप में जाइए सेकंड ईयर के, वहाँ जाकर आप हमें रिक्वेस्ट भेजिए, हम आपको एक्सेप्ट करके अपने ग्रुप में ऐड करेंगे, और आप वन ऑन वन हमसे सवाल कर सकते हैं। ठीक है जी? इंशाल्लाह अब मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी नया टॉपिक आएगा तो आपके सामने वो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी और आपके लिए उसको देखना ईज़ी हो जाएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफ़िज़।